नमस्कार दोस्तों, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लाचार और बेबस बुढ़ापा। सुनीता जी एक सुशील और नम्र व्यवहार वाली शिक्षिका थी। 2 वर्ष पहले ही अध्यापिका के पद से रिटायर हुई थी। खुशी और सुख से अपने पति के साथ जीवन गुजार रही थी। 2020 की बात है। एक भयंकर कोरोना महामारी आई और उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। हम सफ़र के चले जाने से सुनीता जी बहुत अकेली हो गईं और अंदर तक बिल्कुल टूट गई थीं। उनका जीवन बदल गया था। फिर बेटा बहू के कहने पर वह उनके साथ मुंबई में आ गई। पति का साथ तो छूट ही चुका था, लेकिन साथ साथ उनकी 50 वर्षों की बसी बसाई घर गृहस्थी और आस पड़ोस वाले भी छूट गए थे। एक दिन मुंबई महानगर में पार्क के बेंच पर चुपचाप उदास भाव से बैठी सुनीता जी चिंतित लग रही थी। सुबह का समय था। कुछ लोग सैर करने आए थे तो कुछ एक्सरसाइज और कुछ योगा कर रहे थे। कहीं 2 हमसफर बैठकर बातें कर रहे थे तो कहीं कुछ बुजुर्ग बैठकर अपने ज़माने याद कर रहे थे। लेकिन सुनीता जी अपनी दुनिया में ही खोई थी कि तभी अचानक से एक आवाज़ ने उनके विचारों को भंग कर दिया। मुस्कुराते रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। सुनीता जी ने देखा कि लगभग 60 से 65 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति यह बोलकर पास वाले बेंच पर बैठे हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी सुनीता जी उन्हें देखकर बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान महानगरी में पहली बार किसी अनजान व्यक्ति से बात की थी। सुनीता जी की तरफ बढ़ते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम श्यामलाल है। मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आप बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करूँ। हो सकता है आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। देखिए, मेरी बात मानिए। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ चलने का नाम ही जिंदगी है। ऐसा कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति फिर से सैर करने चले गए और सुनीता जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, कहना आसान है, जिंदगी में दुख ही ना हो, उन्हें तो जिंदगी बहुत खूबसूरत ही लगेगी ना। ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन जिस पर बीतती है वह वही जानता है। हमारे साथ क्या बीत रही है यह तो हम ही जानेंगे। सुनीता जी हर रोज पार्क में घूमने जाती थी और हर रोज ही श्यामलाल जी से मुलाकात हो जाती थी। एक दिन श्यामलाल जी ने पूछा कि आप कहाँ से आई हैं? तो सुनीता जी बोली, दरअसल पहले मैं बनारस में रहती थी। मेरे बेटा और बहू नौकरी करते हैं। कोरोना महामारी के कारण मेरे पोते के स्कूल बंद हैं, इसलिए उसकी देखभाल के लिए बेटा बहू मुझे यहाँ ले आए हैं। पति के जाने के बाद मैं बनारस में बिल्कुल अकेली हो गई थी, इसलिए यहाँ चली आई। मेरी बेटी का ससुराल भी यहाँ मुंबई में ही है। कभी कभार बेटी से भी मिलना हो जाता है। फिर श्यामलाल जी बोले, चलिए मैं आपको दूसरे लोगों से भी मिलाता हूँ। दरअसल यहाँ पार्क में बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते हैं, बतियाते हैं, कभी भजन गाते, कभी किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं, कभी जन्मदिन मनाते हैं, तो कभी त्योहार, कभी सुख दुख भी बांट लेते हैं। उनकी बात सुनकर सुनीता जी को खुशी हुई और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो श्यामलाल जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलाया और उन्हें ग्रुप में शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कुछ और, लेकिन सुनीता जी यह देखकर हैरान थी कि सभी लोग जिंदा दिल थे और हंसी खुशी से जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर सुनीता जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज सुबह और शाम को वह सब लोगों के साथ अपना समय बिताने लगी। अक्सर सुनीता जी अपनी बेटी को फोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बताया करती थी। माँ की खुशी की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत खुशी हुई। एक दिन सुनीता जी पार्क में घूमते हुए नोटिस की कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सब लोग चुस्त दुरुस्त थे और अपने आप को फिट रखते थे। जब घर आकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें लगा कि
समय से पहले ही उन्होंने अपने आप को बूढ़ा बना लिया है। यह सोचकर वह बाजार से हेयर कलर खरीद कर लाई और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी से पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से बोली, अब ठीक है। शाम के समय जैसे ही वह पार्क जाने के लिए बाहर निकलने लगी तो उन्हें देखकर उनकी बहू का मुंह खुला का खुला ही रह गया और बोली, यह सब क्या है माँ जी? उसने झट से अपने पति दिलीप को आवाज लगाई, देखिए तो जरा आखिर हो क्या गया है तुम्हारी माँ को? यह भला सजने संवरने की उम्र है क्या? बेटा दिलीप अपनी माँ को देखते ही जोर जोर से हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी यह सब आपके पहनने की उम्र नहीं है और अब तो पिताजी भी नहीं रहे। बेटे बहू का यह व्यवहार देखकर सुनीता जी अंदर से टूट गई और वह सर झुकाए हुए चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गई। अब उनका पार्क जाने का मन ही नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि आज अच्छे से तैयार होकर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक मैंने बहू को कभी किसी बात के लिए नहीं रोका टोका। अपनी मर्जी से रहती है, खाती है, पहनती है, बाहर आती जाती है, जो जी में आए वो सब करती है। फिर मेरे लिए इतनी रोक टोक क्यों? मैं हमेशा यही सोचती थी कि समय बदल चुका है। बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं, लेकिन जमाना पुराना ही चल रहा है। आज मैंने थोड़ा सा खुद के बारे में सोचा तो मेरा मजाक बना दिया गया। यह सब सोचते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ ही देर बाद उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फोन आने लगे। इस समय सुनीता जी खड़ी हुई और खुद से बोली, मेरी जिंदगी है, इसे मैं अपने मुताबिक ही जीऊंगी। ऐसा कहते हुए वह पार्क में चली गई। अब सुनीता जी ने ठान लिया कि वह अपने लिए ही जिएंगी। उनकी पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिसे आज तक वह अपने बेटी बहू को ही देती आई थी। लेकिन इस महीने की पेंशन उन्होंने अपने खर्च के लिए रख लिया। ग्रुप में उनकी बहुत सी सहेलियां बन गई थी, जिनके साथ वह बहुत हंसी खुशी से रहती थी। बाजार जाकर वह अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद कर ले आई, लेकिन बहू को यह सब खटकता रहता और अपने पति के कान भरने लगी। एक दिन उसने दिलीप से बोला, माँ कितना फालतू खर्च करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं देती हैं। उनके यहाँ आने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। पत्नी की बातों में आकर सुनीता जी का बेटा दिलीप उनके पास आया और कहने लगा, माँ इस बार आपने पेंशन के पैसे क्यों नहीं दिए? उसकी बात सुनकर सुनीता जी हैरान रह गई और बोली कि खुद से 1 रुपया भी नहीं देना, और तो और मुझे मेरे खुद के पैसे का भी हिसाब देना होगा। तभी उनकी बहू बोली, अरे माँ जी, इस उम्र में इतनी खर्च करना क्या अच्छी बात है? आप पार्क क्या जाने लगी? आप तो आजाद पंछी की तरह हो गई हो। तभी सुनीता जी बोली, बहू मैंने तुम लोगों को पूरी आजादी दी है, अब तुम लोग मेरी आजादी मुझसे नहीं छीन सकते हो। मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ वो करूँगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों चुप हो गए। सुनीता जी एक सभ्य शिक्षिका के साथ साथ खाना बनाने की कला में भी बहुत निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर हलवा बनाया तो अपने ग्रुप के सदस्यों के लिए पार्क में भी लेकर चली गई और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन श्यामलाल जी ने लेने से मना कर दिया। तो सुनीता जी ने पूछा, क्या आपको हलवा पसंद नहीं है या फिर मेरे हाथ का आप खाना नहीं चाहते हैं? तो श्यामलाल जी बोले, हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज की परेशानी है, इसलिए मीठा हलवा नहीं खा सकता हूँ और घर पर बिना मीठे का बनाना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने हलवा खाना ही छोड़ दिया। फिर सुनीता जी बोली, तो क्या आपके घर पर कोई नहीं है? श्यामलाल जी सिर झुकाए हुए आंखों में आंसू भरे चुपचाप वहां से चले गए। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन श्यामलाल जी पार्क में नहीं आए थे। ग्रुप के सदस्यों का फोन भी नहीं उठा रहे थे। सुनीता जी और सभी सदस्यों को उनकी बहुत चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा उनके सामने आ रहा था। बार बार उनकी कही हुई बातें याद आ रही थी। सुनीता जी घर जाने के लिए जैसे ही पार्क से निकली तो उनके कदम अपने आप ही श्यामलाल जी के घर की ओर मुड़ गया।
गार्ड से उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर पहुंच गई। पहुंचते ही सुनीता जी ने बेल बजाई तो श्यामलाल जी ने लड़खड़ाते हुए कदमों से चलकर दरवाजा खोला। श्यामलाल जी दरवाजे पर खड़ी सुनीता जी को देखा तो वह चौंक गए और फिर उन्हें अंदर बुलाया। उनकी ऐसी हालत देखकर सुनीता जी हैरान रह गई और बोली, आपकी तबीयत इतनी खराब लग रही है। सर पे हाथ रखा तो देखा बहुत तेज बुखार था। सुनीता जी बोली, आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है? तो श्यामलाल जी बोले, दरअसल मैं अकेले ही रहता हूँ। श्यामलाल की बात सुनकर सुनीता जी को बड़ी बेचैनी हुई। वह विचार करने लगी कि इतना खुश दिल इंसान और बिल्कुल अकेला है, और जब वह बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। फिर सुनीता जी ने ग्रुप के कुछ सदस्यों को फोन करके बुलाया। श्यामलाल जी के बहुत मना करने के बाद भी सुनीता जी नहीं मानी। सुनीता जी बोली, जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया है उसे मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। ग्रुप के कुछ सदस्यों के आने के बाद उनकी मदद से सुनीता जी श्यामलाल जी को डॉक्टर के पास ले गई। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाइयाँ लेने की सलाह दी। लेकिन श्यामलाल जी को समय पर खाना और दवाई देने वाला कोई नहीं था। उनके खाने पीने की समस्या को देखते हुए सुनीता जी सहित ग्रुप की 2 अन्य महिला सदस्यों ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ले ली। सुनीता जी समय समय पर उन्हें दवाई लेने की भी हिदायत देती रहती थी। कुछ ही दिनों में श्यामलाल जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस पार्क में आने लगे। एक दिन सुनीता जी उनसे पूछी कि सच में क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है? आज श्यामलाल जी सुनीता जी की बात को टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, क्या जिंदगी थी, वह भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर लाया था। कितनी खुशियां थी हमारे घर में, कितने हसीन सपने सजाए थे हम लोगों ने। पता है सुनीता जी, शादी के 8 साल बीत चुके थे, हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी समय तक डॉक्टरों से इलाज करवाया, तब जाकर खुशखबरी आई और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन वह खुशियां शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अभी मेरा बेटा 5 साल का ही हुआ था कि मेरी पत्नी को ब्रेन हैमरेज हो गया और इलाज के दौरान ही मेरी जीवन संगिनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई। सारी बातें बोलते बोलते श्यामलाल जी का गला बैठने लगा। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। मैंने उसे माँ और पिता दोनों का प्यार अकेले ही दिया, लेकिन किसी चीज की कमी नहीं आने दी। लेकिन किस्मत तो देखो, बेटे ने क्या किया। 1 महीने के लिए विदेश घूमने जा रहे हैं, यह कहकर बेटा अपनी पत्नी के साथ निकल गया और बाद में पता चला कि जिस घर में हम लोग रहते थे, बेटे ने वह घर पहले से ही बेच दिया था और खरीदारों से बोला था कि 2 महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी नहीं आया और न ही फोन करके कभी हालचाल पूछा। फिर भरी आंखों से श्यामलाल जी बोले, मेरे पास मेरे रिटायरमेंट का पैसा रखा था, उसी पैसे से मैंने यह 2 कमरों का मकान खरीदा है और यहाँ रहने लगा। अगर यह पैसे मेरे पास ना होते तो मैं शायद सड़क पर आ जाता। यह सब कहते हुए श्यामलाल जी की आंखों से आंसुओं का झरना बहने लगा। सुनीता जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, अरे आप ही तो मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही यह बात भूल गए। श्यामलाल जी और सुनीता जी को एक दूसरे में एक सच्चा दोस्त दिखाई देता था, जिसके साथ वह अपना हर सुख दुख बांट सकते थे। ग्रुप में साथ रहते रहते कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन सुनीता जी पार्क में गई तो देखकर हैरान रह गई कि ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवाया हुआ था। जैसे ही वह वहां तक पहुंची तो सब लोग जोर से चिल्लाए, जन्मदिन मुबारक हो सुनीता जी। सुनीता जी यह सब देखकर हक्क बक्क रह गई। सुनीता जी को खुद भी नहीं याद था कि आज उनका जन्मदिन है।
सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। केक काट कर सभी ने नाच गाने किए और मोबाइल में तस्वीरें भी ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी सुनीता जी को तोहफे में दी। फिर सुनीता जी ने पूछा, लेकिन आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तो श्यामलाल जी बोले, अरे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। जन्मदिन मनाकर सुनीता जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे टेबल पर ही रख दिया। जैसे ही बहू की नजर उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे इतनी खूबसूरत साड़ी तुम मेरे लिए लाए हो दिलीप, थैंक यू सो मच। तभी दिलीप चौंक कर बोला, नहीं मैं तो कुछ नहीं लेकर आया हूँ। तभी सुनीता जी अपने कमरे से बाहर आई और वह साड़ी बहू के हाथ से छीनते हुए बोली, यह साड़ी मेरी है। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करोगी? यह साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे बहू ने हाथ आगे बढ़ाया तो सुनीता जी ने वह साड़ी अपनी ओर खींचते हुए कहा, नहीं बहू, यह साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास का मुंह देखते रह गई। फिर सुनीता जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था, इसलिए पार्क में ग्रुप के सभी लोगों ने मुझे यह साड़ी तोहफे में दिया था। यह बात सुनकर बेटा बहू दोनों हैरानी से बोले, आज आपका जन्मदिन था? ऐसा कहते हुए उन दोनों को का सिर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा और बहू बोलने लगे, माँ आप अपना जन्मदिन मनाते नहीं हो ना, इसलिए हमें याद नहीं रहा। तभी सुनीता जी पुराने समय की यादों में खो गई, जब अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर वह पूरा दिन रसोई में खड़े होकर उनकी मनपसंद के पकवान बनाती, पूरे घर को बड़े अच्छे से सजाती और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती थी। लेकिन फिर क्या कहना, समय समय की बात है। जब बेटा बहू अपनी जिंदगी में मस्त हैं, तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपनी सांस में यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब सुनीता जी पार्क गई तो अपना मोबाइल साथ लेकर जाना भूल गई। बहू की नज़र सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी। जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और फेसबुक भी चला रही हैं, तो वह दंग रह गई और नमक मिर्च लगाकर अपने पति दिलीप को श्यामलाल जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी। अब तो बेटे को भी अपनी माँ में ही खोट दिखाई देने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही सुनीता जी घर वापस लौटी तो बेटा बहू दोनों उन पर बरसने लगे। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर वह उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। सुनीता जी बहू और बेटे की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर कंपकपे आवाज में बोली, अरे बहू, 2 दिन पहले ही तुमने अपने घर ऑफिस के दोस्तों के साथ घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे ऑफिस के सभी दोस्त आए थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं सभी थे। लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर उंगली नहीं उठाई, ना ही तुमसे कोई सवाल जवाब किया। फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? सुनीता जी की बातें सुनकर तो उनकी बहू के पास शब्द ही नहीं थे और गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन जब बेटा बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही सुनीता जी पोते के लिए खाना बनाने के लिए रसोई घर में गई तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उनके पैर में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया। बेटी का फोन सुनकर दिलीप तुरंत घर आया और उन्हें डॉक्टर से चेक करवाया तो पता चला कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने पैर पर प्लास्टर चढ़ाकर दवाइयां देकर शाम तक उन्हें घर भेज दिया। पैर फ्रैक्चर होने के कारण सुनीता जी अब पार्क नहीं जा पा रही थी, तो श्यामलाल जी उन्हें फ़ोन और मैसेज कर दिया करते थे, लेकिन वह किसी बात का जवाब नहीं देती थी। चुपचाप अकेले में ही आंसू बहाती रहती थीं। बेटे बहू को इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि माँ का हाल चाल ले सकें। काम वाली बाई खाना पकाकर रख जाती और बेटा बहू रोज अपने काम पर चले जाते।
सुनीता जी को उठने बैठने और चलने फिरने में भी कष्ट होता था, लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता था। एक दिन ग्रुप के सारे बुजुर्ग सदस्य श्यामलाल जी के साथ उनके घर पर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में समोसे, और किसी ने उनके मनोरंजन के लिए गिटार भी लेकर आया हुआ था। ग्रुप के सभी लोगों को देखकर बिस्तर पर पड़ी सुनीता जी को ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई हो। हंसी मजाक करते हुए सब ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। मौज मस्ती करते करते 2 घंटा बीत गया। सुनीता जी के बेटे बहू के घर आने का टाइम हो गया था, इसलिए सुनीता जी को चिंता सताने लगी कि बहू क्या बोलेगी। तभी कुछ ही समय में दरवाजे की घंटी बजी और बेटा और बहू अंदर आ गए और सब कुछ देखकर हैरान रह गए। सब लोगों के जाने के बाद उनकी बहू बोली, यह मेरा घर है या कोई धर्मशाला? जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। और माँ जी, आप हमारे सामने तो बड़ा दर्द का नाटक करती हैं और हमारी पीठ पीछे अपने दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हैं। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, आपकी इन हरकतों का हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। बहू की बात सुनकर सुनीता जी चुपचाप लेटी रही, आंखों से आंसू बहती रही। आज उन्हें अपने पति की याद सता रही थी। सोचने लगी कि आपके रहते मजाल है कि कोई भी मुझ पर उंगली उठा सके, और आज अपमान के कड़वी घूंट पीने पर मजबूर हो गई हूँ। दिन बीतने लगे और करीब 1.5 महीने बाद सुनीता जी का प्लास्टर उतार दिया गया। अब वह फिर से पार्क जाने लगी तो धीरे धीरे उनकी मुस्कुराहटें वापस आने लगी, लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे, और बेटा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता रहा। घर में रोज रोज बेटा बहू कुछ न कुछ सुनीता जी को कहते ही रहते थे। घर की माहौल से परेशान होकर एक दिन सुनीता जी ने ठान लिया कि बस अब और नहीं, जीवन की आखिरी चरण तो आ ही चुकी है और न जाने कब जीवन का अंत हो जाए, तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं करना चाहती हूँ। बेटी बहू का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि वह यहाँ से चली जाएंगी और सामने की बिल्डिंग में 2 कमरों का फ्लैट किराए पर ले लिया। बेटे ने रोकना चाहा तो सुनीता जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और न ही मैं किसी के ताने सुन सकती हूँ। तभी उनकी बहू बोली, हाँ हाँ, पंख जो लग गए हैं, अब आप आज़ाद होकर घूमिए, आपको किसी की इज्जत से क्या फ़र्क पड़ता है। बहू की बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने ज़रूर पूरे करूँगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई और अपने पेंशन के दम पर खाना बनाने के लिए काम वाली बाई को रख लिया और अपना खर्चा उसी पेंशन से चलाने लगी। अब सुनीता जी अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रही थी। उनका पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाता था, लेकिन बहू बेटे को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं था। ग्रुप के अन्य बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलने आया करते थे। अक्सर श्यामलाल जी शाम की चाय उनके घर पर ही पीते थे। अपने अलग रहने की बात सुनीता जी ने अपनी बेटी को भी बताई तो इस बात से उसे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन एक सुकून भी था कि उसकी माँ अब अपनी मन मर्जी से जी पाएगी। एक दिन सुनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे और बहू को आया हुआ देखा। इससे पहले वह कुछ पूछती तभी उनकी बहू गुस्से से अंदर आई और बोली, माँ जी, कुछ शर्म हया बची है या नहीं? पता है सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं। आखिर आपके और श्यामलाल जी के बीच क्या चल रहा है? तभी सुनीता जी बोली, बेटा, मुझे समाज की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं थक गई हूँ। अब
बची हुई जिंदगी मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। और रही बात श्यामलाल जी की, तो उन्होंने ही तो मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ, आप इन लोगों को जानती नहीं हैं। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट ले जाते हैं। बेटा, मेरे पास है ही क्या जो कोई लूट लेगा, और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे। श्यामलाल जी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। बातें खत्म हो जाने के बाद अंदर आए और उन्हें देखते ही सुनीता जी के बेटा बहू का मुंह खुला का खुला ही रह गया। जैसे ही वह उठकर बाहर आने लगे, तभी श्यामलाल जी ने कहा, बेटा, शर्म सुनीता जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी के चरित्र पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लिया करो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी माँ कितना नेक काम कर रही है। सुनीता जी के मना करने पर भी श्यामलाल जी नहीं माने। वह बोले, पार्क में हर रोज सुबह और शाम को जब हम सब लोग बैठते हैं तो वहीं पास में ही सोसाइटी में काम करने वाली औरतों के बच्चे आवारा घूमते हैं। छोटी सी उम्र में वह गलत आदतों के शिकार हो रहे हैं। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। इसलिए तुम्हारी माँ गरीब बच्चों की मदद के लिए एक स्कूल खोलना चाहती हैं, जिससे उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा सके। तुम्हारी माँ गरीबों की मदद करके अपने बुढ़ापे को सार्थक बनाना चाहती हैं। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से भी बात चल रही है जो हमारे इस काम में मदद करेंगे। तुम्हारी माँ का बरसों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। आज तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात तो यह है कि तुम अपनी माँ के बारे में ऐसी सोच रखते हो। क्या तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो? जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई आरोप नहीं लगाया तो तुम कौन होते हो? सुनीता जी के बेटा बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप चले गए। सुनीता जी के बेटी बहू के जाने के बाद श्यामलाल जी मुस्कुराए और सुनीता जी से बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। सरकार की तरफ से हमें स्कूल शुरू करने के लिए परमिशन मिल गया है। पास में ही एक बिल्डिंग मिल गई है। सुनीता जी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई। जल्दी ही बिल्डिंग को स्कूल का रूप दे दिया गया। सभी पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगे। सब लोगों ने दिल खोलकर मदद की। शुरू में ही स्कूल में केवल 25 बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। देखते ही देखते उनका यह स्कूल चर्चा का विषय बन गया। सुनीता जी और उनके साथ काम करने वाले अन्य बुजुर्गों को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन सुनीता जी की बेटे उनके पास कुछ दिनों के लिए आई। जब वह भैया भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे श्यामलाल जी के बारे में बताया। यह भी कहा कि उसे माँ को समझाना चाहिए, लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ में कोई बुराई नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अपनी वृद्धावस्था को वह बड़ी खुशी से जी रही थी। श्यामलाल जी और सुनीता जी की दोस्ती स्वार्थ से परे है। यह सब सोचते सोचते सुनीता जी की बेटी की नज़र पास रखे अखबार पर गई तो उसमें छपी एक खबर ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब बुढ़ापे में बच्चे ही साथ छोड़ दें तो अकेली माँ या अकेला पिता कहाँ जाए। वृद्धावस्था में अकेलेपन को मात देने के लिए 57 वर्ष के बुजुर्ग ने 55 वर्ष की महिला के साथ विवाह किया और अपनी गृहस्थी फिर से बसाकर दोनों बहुत खुश हुए। इस खबर को पढ़कर सुनीता जी की बेटी के मन में एक विचार आया। जब श्यामलाल जी सुनीता जी के घर आए तो उसने अपनी माँ और श्यामलाल जी के सामने दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों के इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाई तो क्यों ना आपके इस रिश्ते को एक नाम दे दिया जाए। क्या आप दोनों की सहमति है? तभी सुनीता जी बोली, तू क्या बोल रही है? यह समाज क्या कहेगा?
लेकिन उसकी बात सुनकर श्यामलाल जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे और फिर कुछ न कहते हुए अपने घर को लौट गए। फिर सुनीता जी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ चलने में कोई नुकसान नहीं है। सुनीता जी अपनी बेटी की बात सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। उनका मन बेचैन हो रहा था। सोचने लगी कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन फिर अगले ही पल विचार आया कि मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहे मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी चैन नहीं मिलता होगा। और फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। श्यामलाल जी को भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी। डर था तो केवल एक ही बात का कि कोई उन दोनों पर उंगली न उठाए। लेकिन जब सुनीता जी के बेटा बहू तक यह बात पहुंची तो वह भड़क उठा। सुनीता जी के बेटा बहू इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहा था तो कोई उनकी चरित्र पर संदेह कर रहा था। 2-4 दिन बीते तो अचानक कुछ मीडिया वाले सुनीता जी के स्कूल के बाहर आए और उनसे इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन सुनीता जी हैरान थीं कि उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में कैसे पता चला। उधर सुनीता जी की बहू पीछे खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि बड़ी आई थी हिम्मत दिखाने वाली, अपने हिसाब से जिंदगी जीने वाली। अब पूरी दुनिया को जवाब देना पड़ेगा तो पता चलेगा। चारों तरफ हमारे तरफ जैसे हंगामा सा हो गया। कहीं मीडिया तो कहीं पुलिस वाले चारों तरफ से स्कूल को घेरे हुए थे। लेकिन सुनीता जी ने सोच लिया था कि आज वह चुप नहीं रहेंगी। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या यह सच है कि इस उम्र में आप श्यामलाल जी से शादी करने जा रही हैं, अपने स्कूल के बच्चों को क्या आप यही शिक्षा देने वाली हैं? सुनीता जी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए हमें यह समाज ही मजबूर किया है। हमारा शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वह अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। अरे हम लोग तो वृक्ष के सूखे हुए पत्ते जैसे हैं, कब झड़ जाए नहीं मालूम, लेकिन जब तक वृक्ष से जुड़े हैं तब तक खाद और पानी की ज़रूरत तो हमें भी है। किसी से हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस बोल लेते हैं तो यह भी समाज को रास नहीं आता और यह समाज हमारे चरित्र पर उंगलियां उठाने लगता है। तभी श्यामलाल जी आए और सुनीता जी का हाथ थामते हुए बोले, शादी करने का फैसला हमने इसलिए लिया है ताकि समाज के सामने हमारे रिश्ते पर मोहर लग जाए और किसी को हमारा हंसना और बोलना तकलीफ ना दे। अब भी यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो बोलो। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ गूंजने लगी। यह तालियां सुनीता जी और श्यामलाल जी के बुजुर्ग साथी बजा रहे थे। देखते ही देखते पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। साहस की सराहना कर रहे थे, सब उनके हौसले और जज्बे को सलाम कर रहे थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।